Hello students, welcome to the class of MA Previous Sociology, पेपर 2 यूनिट 2। आज की क्लास में हम जारी रखेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आज हम इस विवेचना का द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपके साथ चर्चा की थी कार्ल मार्क्स की वर्ग की परिभाषा की, और हमने पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार मार्क्स ने वर्ग को आर्थिक आधारों पर परिभाषित किया है। आज की क्लास में हम देखेंगे वर्ग संघर्ष के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार। मार्क्स की एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, और उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो वो ये कहते हैं कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अर्थात इतिहास में कोई भी सामाजिक व्यवस्था रही हो, हर सामाजिक व्यवस्था में दो परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं, और इन परस्पर विरोधी वर्गों के हित भी परस्पर विरोधी रहे हैं। एक वर्ग शक्तिशाली वर्ग होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, और दूसरा वर्ग कमज़ोर वर्ग होता है, सर्वहारा होता है, जिसके पास उत्पादन के साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। और इसलिए एक वर्ग जो ताकतवर वर्ग होता है, शक्तिशाली वर्ग होता है, वह दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो इस प्रकार चूंकि परस्पर विरोधी वर्ग होते हैं, इनके हित परस्पर विरोधी होते हैं, इसलिए वे देर सबेर उनके बीच वर्ग संघर्ष की स्थितियां पैदा होती हैं। तो मार्क्स का ये मानना था कि इतिहास के जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं हम देखें, उसमें सबसे पहली आदिम साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ दें तो उसके बाद से निरंतर जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं उनमें परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं, जिनके बीच में वर्ग संघर्ष देखा जाता रहा है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह सबसे अधिक शोषणकारी, सबसे अधिक क्रूर व्यवस्था है, और इसलिए इस व्यवस्था का भी नाश अवश्यम भावी है। मार्क्स का मानना था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें श्रमिक सर्वहारा होता है, और उसकी इतनी दयनीय स्थिति होती है कि वह अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है, और इसी कारण उनके बीच, उनके मध्य आक्रोश पैदा होता है, और यही आक्रोश एक दिन वह कहते हैं संगठित विरोध में परिवर्तित होगा, और तब श्रमिक एक रक्त रंजित क्रांति करेंगे और इस शोषणकारी व्यवस्था अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था का सर्वनाश कर देंगे। तो यह विचार उनके क्लास स्ट्रगल को लेकर के थे, और उनका ये मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था के सर्वनाश के बाद एक नई व्यवस्था कायम होगी जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था के समान ही आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था होगी, और जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन यह व्यवस्था होगी जो पूर्ण साम्य पर आधारित होगी, और जिसमें निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं होगी, सब कुछ सबका होगा। इस तरह की एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की कल्पना कार्ल मार्क्स करते हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे वर्ग संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार। इनको समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके देखेंगे। जो सबसे पहला बिंदु है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति का महत्व। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का अत्यधिक महत्व होता है। अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था से पहले वाली व्यवस्थाओं को देखें, चाहे वह दासत्व आधारित व्यवस्था हो या ज़मींदारी व्यवस्था हो, सामंतवादी व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं में जो उत्पादन का आधार होता है या उत्पादन का उद्देश्य होता है वह होता है भरण पोषण, अर्थात अपने आजीविका निर्वाह के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए उत्पादन किया जाता। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य केवल भरण पोषण नहीं होता, केवल सब्सिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि पूंजीवाद एक ऐसा उद्यम है जिसका मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। तो इसलिए
यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था में मशीनों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और उत्पादन इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि उससे ऊंचे दामों पर बाजार में बेचकर पूंजी से और पूंजी प्राप्त की जा सके, अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था में वह ताकतवर होता है जिसके पास उद्योगों में निवेश करने के लिए पूंजी होती है। तो पूंजी का अत्यधिक महत्व है। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास उद्योगों पर नियंत्रण है, जो उद्योगों का स्वामी होता है, वह सबसे ज़्यादा समाज में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का है, वह है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ऑफ द कैपिटलिस्ट इनटू पॉलिटिकल पावर। अब ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कार्ल मार्क्स यहाँ पर कह रहे हैं। मार्क्स कहते हैं कि जैसे पूंजीवाद का जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे पूंजीपति की ताकत बढ़ती जाती है, वह अमीर से और अमीर हो जाता है, उसके पास आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ता चला जाता है। लेकिन पूंजीपति की ये जो आर्थिक ताकत है वह केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वह अपनी इस आर्थिक ताकत का उपयोग राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी करता है और राजनीतिक सत्ता को भी अपने नियंत्रण में कर लेता है। और जब वह ऐसा करता है तो वो ये कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि राजनीतिक सत्ता जो है वह पूंजीपति के हाथों में एक टूल बन जाती है, उसके हाथों का एक यंत्र बन जाती है और उसी के हितों का साधन करने लगती है। जो भी नियम, जो भी कानून, जो भी प्रक्रियाएं बनती हैं, वे पूंजीपति का हित ध्यान में रख करके बनती हैं। तो एक तरह का गठजोड़ हमें दिखाई देने लगता है पूंजीपति और राजनीतिक सत्ता के बीच में। और राजनीतिक सत्ता के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं, चाहे वह राज्य हो, चाहे वह पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वह न्याय व्यवस्था हो, ये सभी, इन सभी का पूंजीपति से गठजोड़ स्थापित हो जाता है और इस तरह से न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और राज्य पूंजीपति के हितों का साधन बन जाते हैं। तो इस तरह से पूंजीपति की जो आर्थिक ताकत है वह राजनीतिक ताकत में तब्दील हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अगला जो बिंदु है उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का, वह है द पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी इनटू टू क्लासेस। अब अगले स्तर पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के विकास के साथ ही समाज का दो अलग अलग वर्गों में ध्रुवीकरण होने लग जाता है, डिवीजन हो जाता है, पोलराइज हो जाते हैं, अर्थात समाज में दो वर्ग बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्क्स के क्रिटिक्स को बीच में लाना चाहूँगी। मार्क्स हमेशा दो वर्गों की बात करते हैं, लेकिन उनके क्रिटिक्स उनकी इसी बात पर आलोचना करते हैं कि कार्ल मार्क्स समाज में केवल दो ही वर्गों की बात करते हैं, लेकिन समाज में और भी वर्ग हैं जिनकी मार्क्स उपेक्षा करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि पूंजीवादी समाज के अंदर केवल बड़े बड़े उद्योगपति नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे कारखानों के, छोटे छोटे उद्योगों के भी स्वामी होते हैं, जिनके पास बहुत बड़े यूनिट्स नहीं होते, लेकिन छोटी छोटी उद्योगों के, लघु उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के वे स्वामी होते हैं। तो वे भी महत्वपूर्ण स्थान, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल अर्थव्यवस्था के अंदर होता है, लेकिन मार्क्स ने उनकी उपेक्षा की है। इसके अलावा वो कहते हैं कि समाज का एक और वर्ग होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर तो नियंत्रण नहीं होता, लेकिन वह शक्तिशाली होता है, उनके पास भी संपत्ति होती है, उनके पास भी पूंजी होती है, लेकिन वे उद्योगों के स्वामी नहीं होते। उदाहरण देते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है। इस ज्ञान की आवश्यकता पूंजीपति को भी होती है और इसलिए वह उन्हें भारी तनख्वाह देकर, भारी वेतन देकर के हायर करता है, उनको अपने लिए काम करने के लिए उनको खरीदता है और वे भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वे भी ताकतवर होते हैं, वे भी शक्तिशाली होते हैं और उनके पास भी पूंजी या संपत्ति होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग को भी
की भी उपेक्षा की है और केवल पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की ही बात की है। तो इनका उत्तर देते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह सही है कि समाज में केवल श्रमिक और पूंजीपति वर्ग नहीं होते, समाज में और भी वर्ग होते हैं और उन वर्गों का भी समाज में महत्व होता है। लेकिन उनका यह कहना है कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है, वैसे वैसे ये बीच के जो वर्ग हैं वो उनका ध्रुवीकरण होने लगता है, या तो वे पूंजीपति वर्ग के साथ मिल जाते हैं या वो श्रमिक वर्ग के साथ मिल जाते हैं। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और वे धीरे धीरे नष्ट होते हैं और श्रमिक वर्ग में मिल जाते हैं। और जो जिन प्रोफेशनल्स की वह बात कर रहे हैं, उनका भी यह कहना है कि ये जब पूंजीवाद चरम पर पहुंचता है और जैसे ही आक्रोश बढ़ता है पूंजीवाद के प्रति, ये लोग जो बीच के वर्ग हैं, ये भी दोनों ही धुरियों के बीच में किसी एक धुरी में मिल जाते हैं, या तो वे पूंजीपति के साथ हो लेते हैं या वे श्रमिक वर्ग में शामिल होते हैं। लेकिन जो अंतिम लड़ाई है, जो अंतिम संघर्ष है, वो पूंजीपति और श्रमिक के बीच ही होता है। तो जहाँ तक वर्ग संघर्ष की बात है या क्रांति की बात है, समाज दो वर्गों में क्लियरली विभाजित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवीकृत हो जाता है, और ये दो वर्ग हैं पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। फिर एक और बिंदु जो महत्वपूर्ण है वह है द थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि प्रारंभ से ही मार्क्स ये कहते आ रहे हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वह सबसे ज़्यादा शोषणकारी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धनी और धनी होता चला जाता है, पूंजीपति की पूंजी में निरंतर वृद्धि होती रहती है, और जो श्रमिक है वह गरीब से और गरीब होता चला जाता है। तो आखिर ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें पूंजीवादी की ताकत इस तरह कैसे बढ़ती चली जाती है, और वो क्या कारण है कि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को एक बहुत ही क्रूर और बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था कहते हैं, जबकि अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में जो श्रमिक है वह पूंजीवादी व्यवस्था में अधिक स्वतंत्र दिखाई देता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति होता है उसके ताकत का एक सबसे बड़ा कारण होता है सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य। अब इस अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या है? मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति जो है वह इंडस्ट्री का मालिक होता है, उद्योगों का मालिक होता है, और जो श्रमिक होता है वह उद्योगों में श्रम करता है और अपनी मेहनत से वस्तु का उत्पादन करता है। वह रोज़ 8 घंटे 9 घंटे एक तय समय के लिए कारखाने में आता है, मेहनत करता है, और शाम को उसे दिन भर की मेहनत के बराबर कोई मूल्य मजदूरी के रूप में मिलता है। मान लीजिए कि पूंजीपति उसे यह कहता है कि वह 8 घंटे तक रोज़ मेहनत करे और उस मेहनत के बदले में उसे 200 या 300 या 400 रुपये श्रम मूल्य मिलता है। अब मार्क्स ये कहते हैं कि मजदूर जो होता है, श्रमिक जो होता है, वह जो मेहनत करता है, वह मेहनत से वस्तु उत्पादित होती है और उस वस्तु का बाजार में कोई मूल्य होता है जो पूंजीपति तय करता है। अब वह ये कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर उसे 8 घंटे श्रम करके शाम को 300 रुपये मजदूरी मिलती है, तो 300 रुपये मूल्य की मजदूरी तो वह पहले 2 घंटे में ही कर लेता है, और उसके बाद जो 6 घंटे वो काम करता है और मूल्य उत्पादन कर रहा है, वस्तु उत्पादन कर रहा है, उसका कुछ मूल्य होता है बाजार में, तो वह जो मूल्य वो उत्पादित कर रहा है वह उसका मूल्य उसे नहीं मिलता, बल्कि वह मूल्य पूंजीपति अपने पास लाभ के रूप में रख लेता है। तो हर दिन हर मजदूर 6 घंटे का अतिरिक्त मूल्य तैयार करके पूंजीपति को दे रहा है, जिसका मूल्य श्रमिक को नहीं मिल रहा है, बल्कि जिसका मूल्य पूंजीपति को मिल रहा है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है जो स्वयं श्रमिक तैयार कर रहा है, वही उसके शोषण का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। जितना अधिक वो मेहनत करता है उतना ही अतिरिक्त मूल्य वह पैदा कर देता है, और वह अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के पास लाभ के रूप में
चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक फैक्ट्री में 1000 श्रमिक रोज़ काम कर रहे हैं तो 1000 श्रमिक रोज़ 6 घंटे का अतिरिक्त मूल्य तैयार कर पूंजीपति को देते हैं। तो वह स्वयं अपने हाथों से अपने शोषण का अस्त्र तैयार करके पूंजीपति को देते हैं। तो इसलिए वह कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वह एक शोषणकारी व्यवस्था है। अब आप विद्यार्थियों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो सकता है कि अगर श्रमिक पूंजीपति द्वारा दी जा रही मजदूरी से संतुष्ट नहीं है तो वह काम छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है। आपकी जो शंका है वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन श्रमिक के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं होता है। वह एक पूंजीपति को छोड़कर दूसरे पूंजीपति के पास जा सकता है, लेकिन दूसरा पूंजीपति भी उसके साथ वही करता है जो पहला पूंजीपति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह अपना शोषणकर्ता बदल सकता है, पर उसका शोषण तो हर हाल में होना ही है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि यह व्यवस्था ऊपर से देखने पर लगता है कि श्रमिक बहुत स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में श्रमिक के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। उसके पास केवल एक ही विकल्प होता है कि वह अपना शोषणकर्ता बदल सकता है। मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत सारे आंतरिक विरोधाभास हैं। एक विरोधाभास तो यह है कि श्रमिक और पूंजीपति दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं। हित परस्पर विरोधी क्यों है? क्योंकि श्रमिक को अगर उसके मेहनत का सही फल मिलेगा, सही मूल्य मिलेगा, तो पूंजीपति का लाभ कम हो जाएगा, और अगर पूंजीपति का लाभ बढ़ता है तो श्रमिक को उसका मूल्य नहीं मिलेगा। अर्थात दोनों के हित एक साथ पूरे नहीं हो सकते, इसलिए उनके हित परस्पर विरोधी हैं। दूसरी तरफ एक और विरोधाभास जिसकी ओर कार्ल मार्क्स इशारा करते हैं वह यह है कि प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थात इसमें सभी लोगों का योगदान है। अगर पूंजीपति पैसा निवेश कर रहा है तो मजदूर श्रम निवेश कर रहा है, मजदूर अपना श्रम दे रहा है और वह वस्तु का उत्पादन कर रहा है। जो मशीनें हैं वो पूंजीपति ने नहीं बनाई हैं, मशीनों का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया है, और वो वैज्ञानिक इस जन्म में नहीं बल्कि कई पीढ़ी पहले पैदा हुए और चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि न सिर्फ वर्तमान बल्कि पूर्व पीढ़ियों का भी योगदान है उत्पादन की प्रक्रिया में। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब उत्पादन की प्रक्रिया में वर्तमान समाज और पूर्ववर्ती समाज सभी का योगदान है और उत्पादन की प्रक्रिया एक सामूहिक प्रक्रिया है, तो जब वस्तु का उत्पादन हो जाता है तो उस पर अधिकार एक व्यक्ति का कैसे हो जाता है? उस पर अधिकार भी सामूहिक होना चाहिए। तो जब उत्पादन की प्रक्रिया सामाजिक है तो फिर नियंत्रण भी सामाजिक होना चाहिए, स्वामित्व भी सामाजिक होना चाहिए, स्वामित्व वैयक्तिक नहीं होना चाहिए। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में स्वामित्व वैयक्तिक होता है। तो यह भी पूंजीवादी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अनेकानेक विरोधाभासों की बात की है और यह कहा है कि इन्हीं विरोधाभासों के चलते एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था का सर्वनाश होगा और यह सर्वनाश श्रमिकों के द्वारा की जाने वाली रक्त रंजित क्रांति के परिणाम स्वरूप होगा। तो आज के वीडियो में हम बस इतनी ही चर्चा करेंगे। वर्ग संघर्ष का ये सिद्धांत और इसकी चर्चा आने वाले वीडियोस में भी जारी रखी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।